वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। अपने पहले के वीडियोस में एंशिएंट हिस्ट्री से वीडियो अपलोड किए, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। उसके बाद कुछ वीडियो हमने जैन धर्म से अपलोड किए, उसी की श्रृंखला में हमने शैव धर्म से वीडियो अपलोड किए और एक वीडियो इस्लाम धर्म से भी था। और उन वीडियो के साथ साथ हमने कुछ ट्रिकी वीडियो भी अपलोड किए जो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। तो यह वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, वह सबसे पहला टॉपिक इसमें है आपके लिए संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को हम अंग्रेजी में प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना को आप सरल शब्दों में ये जानिए कि संविधान में क्या क्या चीज़ें वर्णित है, उसका सार, उसका संक्षिप्त रूप को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। और आज के जो टॉपिक है वह है हमारा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा कैसी है, संविधान की प्रस्तावना में जो विचार हैं वह क्या क्या व्यक्त किए गए हैं, आइए हम उसे इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे। हम भारत के लोग, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हम भारत के लोग। इसको सिर्फ इतना ही पढ़ने से हमें लगता है कि हम भारत के लोग कि सारा जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है वह एक किसके ऊपर डिपेंड है? भारत के लोगों के ऊपर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। बहुत सारे शब्द हमें नए नए देखने को मिले, बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी हमें नहीं पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है। हालांकि कुछ बच्चे जो इंटर से होंगे या बीए में उनका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस रहा होगा तो संविधान की प्रस्तावना को बखूबी अच्छी तरह से जानते होंगे और संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या वर्णित है वह उसे भली भांति जानते होंगे। और इंटर वाले छात्र भी संविधान की प्रस्तावना को मेरे हिसाब से जानते होंगे। आप जानते हो या ना जानते हो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में संविधान की प्रस्तावना को समझाऊंगा और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आपको जानना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे तरीके से तैयार करवाऊंगा। और जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो एक बार वीडियो देखें, उनका एक बार फिर से रिवाइज होगा। प्रस्तावना को हम कहीं कहीं उद्देश्य भी कहते हैं। उद्देश्य और प्रस्तावना दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। उद्देश्य इसे क्यों कहा जाता है, आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्तुत की और अंततः उन्हीं को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। वही उद्देशिका को शामिल किया गया कहाँ? संविधान की प्रस्तावना में। उसी वजह से इसको हम संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। अब हम संविधान की प्रस्तावना के विचारों को समझते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में जो विचार है वह कहाँ से लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो विचार है वह कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारा अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये एक दो चीज़ यहाँ पे, प्रस्तावना के विचार को अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसका यह मतलब नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी चलती है। संविधान की प्रस्तावना में जो जो चीज़ें वर्णित की गई हैं
उसी भाषा में उसको हिंदी में रखा गया है, वह भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं, प्रस्तावना के विचार को अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से। अब हमने यहाँ प्रस्तावना में एक चीज़ देखी कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान की प्रस्तावना है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया संविधान को, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। यह पूर्ण रूप से क्यों नहीं लागू किया गया? इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि ये 26 नवंबर 1949 को यह आत्मार्पित कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया कि संविधान का ही एक अंग है, प्रस्तावना जो महत्वपूर्ण अंग है संविधान का ही एक अंग है, इसे हम मान लिया गया, लेकिन इसे पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया गया। आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्या वजह थी कि 26 जनवरी को ही यह पूर्ण रूप से लागू किया गया? हमारा संविधान जो पूर्ण रूपेण लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? 26 जनवरी 1930, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम जो आज़ादी, जो भारतवर्ष की आज़ादी मनाई, वह तिथि 26 जनवरी 1930 को थी। यह भी एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार भारतवर्ष की आज़ादी कब मनाई गई? तो वह है कांग्रेसियों के द्वारा, और कब? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 की याद को बरकरार करने के लिए जिस दिन भारतवर्ष की पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया गया, आज़ादी को मनाया गया, हालांकि वह पूर्ण रूप से जश्न नहीं था, सिर्फ आज़ादी को मनाया गया कांग्रेसियों के द्वारा, उसी याद को बरकरार रखते हुए उसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, संविधान की प्रस्तावना को क्या क्या कहा है, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो N.A. पालकीवाला, इनका नाम है N.A. पालकीवाला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है। उसी की श्रृंखला में हिदायतुल्लाह ने, विद्वान थे हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कभी कभार कंफ्यूज करती है, उसे हम ज़रूर देख लें और आपको बता भी दें, क्योंकि आप जानते रहिए कि हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और इसके ठीक विपरीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को ना मानते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान की आत्मा जो है वह हमारा मूल अधिकार है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा है कि संविधान की जो आत्मा है वह हमारा मूल अधिकार है। हालांकि वह सही भी है एक हिसाब से देखा जाए तो। ये हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ एक और याद करने वाली बात है कि संविधान की आत्मा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार को बताया है। K.M. मुंशी, एक और विद्वानों ने अपना मत दिया है कि K.M. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। अब K.M. मुंशी ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना को हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की प्रस्तावना है, लेकिन वही एक विरोधाभास है, क्योंकि B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि संविधान की आत्मा अगर है तो हमारे मूल अधिकार है। भारत सरकार ने 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस या संविधान दिवस घोषित किया है। भारत सरकार ने 2015 में 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, उस तिथि को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में घोषित किया है। अब एक चीज़ हम ये देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, हालांकि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ अभी तक एक ही बार किए गए, वह है 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में। जो 42वां संवैधानिक संशोधन है 1976 में जो हुआ था, उसी में सिर्फ संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं और 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, जो
क्रमशः हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इस कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि अब तक संविधान की प्रस्तावना में कितने बार परिवर्तन किया गया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है, वह भी 1976 को 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। जो 3 नए शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इसके बाद वाले पॉइंट को हम देखते हैं कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब प्रस्तावना को कहीं भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। अब ये देखिए ध्यान देने वाली बात है कि बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका संविधान के संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद वाले पॉइंट पे हम चलते हैं। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूर्णतया स्वतंत्र है, जिसे हम संप्रभु कहते हैं। संप्रभु क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि वह आंतरिक और बाह्य, ये फिर 2 तरह के निर्णय होते हैं। एक अपने देश का एक घरेलू निर्णय होता है और एक बाह्य निर्णय होता है। उसको लेने में भारत पूर्णतया संप्रभु है, पूर्णतया सक्षम है, उसे हम संप्रभु कहते हैं। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूर्णतया स्वतंत्र है। रोचक है, एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार बात आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत जब आज़ाद होता है, भारतवर्ष जब आज़ाद होता है, तभी से वह संप्रभु था, क्योंकि वह अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए वह स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर था। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान जो उसके साथ ही साथ अलग हुआ, भारत के साथ ही साथ जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनों साथ में ही अलग हुए। लेकिन भारतवर्ष शुरुआत से ही आंतरिक और बाह्य मामलों में आत्मनिर्भर था। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को ही प्रभुत्व संपन्न बना, जबकि पाकिस्तान 1956 को प्रभुत्व संपन्न बना। तो यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान आज़ादी के बहुत वर्षों बाद तक प्रभुत्व संपन्न नहीं बना था, लेकिन भारतवर्ष आज़ादी के तुरंत बाद ही प्रभुत्व संपन्न बना। अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को वह खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम था। ठीक है, ये पॉइंट हम एक बार फिर से देखते हैं। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र है। रोचक है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही प्रभुत्व संपन्न बना, जबकि पाकिस्तान 1956 को प्रभुत्व संपन्न बना। प्रस्तावना को बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको प्रस्तावना को हमने 3 भागों में यहाँ बांटा है। ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप उसे समझिएगा कि हमारी प्रस्तावना हो गई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये हमारी हो गई। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला संविधान के स्रोत, दूसरा संविधान के स्वरूप और तीसरा हमारा संविधान के उद्देश्य। जो पहला टॉपिक है, हमारा पहला पॉइंट है, उसमें हमारा पहला पॉइंट है वह संविधान के स्रोत। अब संविधान की जो प्रस्तावना है, पहला जो पॉइंट है हमारा संविधान के स्रोत। इसमें स्रोत क्या है? हमने सबसे पहले ही आपको यहाँ पे बताया कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग ही वह शक्ति है जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो संविधान के स्रोत में हमने देखा कि हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता हो गई। यह हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा पॉइंट है संविधान के स्वरूप। अब संविधान में संविधान का किस तरह का स्वरूप है, संविधान का कैसा स्वरूप है, आइए हम उसे देखते हैं। संविधान के स्वरूप को हमने 5 भागों में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अथवा संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र, अभी हमने जैसे आपको पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बताया कि भारत आज़ादी के तुरंत बाद वह संप्रभु हो गया था। वह आंतरिक और बाह्य मामलों को हर तरह से सुलझाने के लिए आत्मनिर्भर था, वही हमारा संप्रभु हो गया है। उसके दूसरे पॉइंट पे आता है हमारा समाजवादी। समाजवादी मतलब एक समान, बिना किसी भेदभाव के। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों लगभग एक ही चीज़ है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि जिस राज्य का कोई भी विशेष धर्म ना हो वह हमारा पंथ निरपेक्ष है। मतलब
सारे तरह के धर्मों को समान सुरक्षा और समान अधिकार प्राप्त हो और वह अपनी धर्मों के प्रति उनका जो अधिकार है वह उन्हें पूर्णतया प्राप्त हो, वही हमारा धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष हो गया। लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जैसे निर्वाचन हो गया, जो भी है वह बिना जनता के संभव नहीं है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है गणराज्य ऑब्लिक करके गणतंत्र लिखा है। गणराज्य या गणतंत्र, इसका मतलब हो गया सीधा सा फंडा समझिए कि वंशानुक्रमागत नहीं होगा। जैसे कि वंशानुक्रमागत नहीं होगा कि जैसे राजा हुआ, कोई राजा के बाद उसका जो पुत्र होगा वह भी राजा होगा, तो यह इस तरह की प्रथा नहीं है, क्योंकि यहाँ जनता ही आपको चुनेगी, जिसे वह बेहतर समझेगी वह उसे चुनेगी। तीसरा पॉइंट आता है जो है हमारा प्रस्तावना के संदर्भ में, तीसरा पॉइंट है हमारा संविधान के उद्देश्य। अब संविधान के उद्देश्य में 6 चीज़ें देखने को बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है हमारा पहला न्याय, दूसरा हमारा स्वतंत्रता, तीसरा हमारा समता, और चौथा हमारा है व्यक्ति की गरिमा, और पांचवा हमारा राष्ट्र की एकता और अखंडता, और छठा हमारा है बंधुता। प्रस्तावना के उद्देश्य में हमने देखा कि न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। अब सबसे पहले न्याय को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है हमारा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 भाग यहाँ डिवाइड किए गए। सामाजिक न्याय क्या है? समाज में जैसे कि बिना किसी भेदभाव के रहना, समाज में किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, वह हमारा सामाजिक न्याय हो गया। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वह उसका कानून बनाया गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, यही हमारा सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, किसी एक व्यक्ति के हाथों में अर्थ की शक्ति केंद्रित ना हो, इसी को आर्थिक न्याय बनाया गया है। यहाँ सबको समान अधिकार है। राजनैतिक मतलब राजनैतिक हर तरह से अधिकार सभी को प्राप्त है, हमारा राजनैतिक अधिकार हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि प्रस्तावना को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग, जो जनता ही सबसे यहाँ की महत्वपूर्ण है। दूसरा, संविधान के स्वरूप में संपूर्ण संप्रभु संपन्न अथवा हम संप्रभु राष्ट्र हैं, इसको भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा समाजवादी, एक समान देखना, धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब हो गया कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जनता द्वारा चुना जाता है। गणराज्य गणतंत्र वंशानुक्रमागत नहीं होगा, जनता द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। प्रस्तावना का उद्देश्य में सबसे पहले देखते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता एवं बंधुता। अब उद्देश्य क्या ही सबसे पहले न्याय में हम देखते हैं कि न्याय में 3 भागों में डिवाइड किया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसे हमने अभी आपको बताया। अब प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते चलें। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा पंथ निरपेक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष। भारत के सभी धर्मों को सामान्य सुरक्षा का अधिकार है। यह हमारा पंथ निरपेक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत के सभी धर्मों को सामान्य सुरक्षा और सामान्य अधिकार प्राप्त है। किसी भी धर्मों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह हमारा संविधान कहता है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या है? संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है। ठीक, संविधान की जो स्थापना है वह एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होता है। चुनाव द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होता है मतलब जनता के ही द्वारा चुनाव होगा, तो आम जनता उसमें वोट करेगी और उन्हीं चुनावों के परिणाम स्वरूप वह सरकार बनेगी। हम फिर से इस पॉइंट को देखते हैं कि गणराज्य, एक गणतंत्र और गणराज्य में राजा का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा ही चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र से राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। वही हमने आपको एक बात बताई कि यहाँ जनता ही सब कुछ है। अब आते हैं हम स्वतंत्रता देखते हैं। मजबूरी में या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण हर जगहों से मुक्त और स्वतंत्र होगा। एक अधिकार प्रदान किया गया कि हर व्यक्ति यहाँ पे स्वतंत्र होगा, किसी भी तरह से किसी भी को बंधुता नहीं बनाया जा सकता, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम मेरे अंडर में काम करो, वही यहाँ पे अधिकार है। आइए हम उसे देखते हैं कि मजबूरी में या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण हर जगहों से मुक्त और स्वतंत्र होगा। कौन होगा?
भारत की जनता, हम भारत के लोग। भाईचारा, भाईचारा क्या होता है? समाज में बंधुत्व की भावना लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। समाज में बंधुत्व की भावना, समाज में जो बंधुत्व की भावना है वही भाईचारे को बढ़ावा देती है। आइए हम फिर से इसे एक बार देखते हैं और इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके लिए हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हम इसे एक बार आप डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट या 5 मिनट का ही वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आप 10-15 क्वेश्चन जो संविधान की प्रस्तावना से स्पेशली पूछे जाते हैं उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए फिर से इस वीडियो को एक बार देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना है क्या। संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारा संविधान की प्रस्तावना हो गई। इसे आप देख लीजिएगा कि एक दो बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको यह पूरी प्रस्तावना याद हो जाएगी। अगर इस शब्दों पे अगर आप गौर करेंगे तो एक एक शब्दों का आपको मतलब भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रस्तावना या उद्देशिका इसे क्यों कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्तुत की और अंततः उन्हीं को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। उसी कारण से उसे संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना के विचार अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आंशिक रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया, जबकि पूर्ण रूपेण से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? यह हमने आपको अभी बताया कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने सबसे पहले भारत की आज़ादी का पर्व मनाया। उस प्रथा को, उस याद को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रस्तावना को लागू किया गया, संविधान को लागू किया गया। अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में अनेक विद्वानों को जो मत है, यह नेपालकी वाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया। हिदायतुल्लाह ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसी के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों को बताया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा जो है वह संविधान की प्रस्तावना ना होकर मूल अधिकार है। उसके बाद के मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यह हमने आपको अभी पहले बताया। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस, संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया, इसे आप याद रखिएगा। बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। अभी हमने आपको इसके बारे में समझाया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है विधायिका के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र है। रोचक है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही प्रभुत्व संपन्न हो गया था, जबकि पाकिस्तान 1956 को प्रभुत्व संपन्न बना था। प्रस्तावना का हमने यहाँ 3 भागों में बांटा है। संविधान के स्रोत, जिसका सबसे प्रमुख स्रोत है जनता। जनता ही यहाँ की सब कुछ है। सब अपने भारतीय संविधान में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। दूसरा जो पार्ट हमने इसमें, दूसरा जो हमने भाग इसमें बांटा है वह आ रहा है संविधान के स्वरूप। संविधान के स्वरूप को हमने 5 भागों में बांटा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अथवा हम संप्रभु राष्ट्र हैं। दूसरा समाजवादी, एक समान जो है। पंथ निरपेक्ष, हम धर्म निरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, देश का कोई विशेष धर्म नहीं है।
लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। गणराज्य गणतंत्र क्या है, वंशानुक्रमागत नहीं होगा, जनता द्वारा ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रस्तावना के उद्देश्य जो आता है वह हमारा है, इसको हमने 6 भागों में बांटा है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और बंधुता। न्याय को हमने 3 भागों में बांटा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, जिसको हमने बारी बारी से भी आपको सारे डिटेल में आपको समझाया कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या है। तो प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आइए हम जान लेते हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष क्या है। भारत के सभी धर्मों को समान सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यहाँ भारतवर्ष में किसी भी धर्म का कोई विशेषाधिकार नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान बताया गया है, वही हमारा पंथ निरपेक्ष एवं धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों एक ही चीज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। लोकतंत्रात्मक जो लोकतांत्रिक है इसे क्या बोला, इसका क्या मतलब होता है। लोकतांत्रिक का मतलब आइए हम जानते हैं, संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होता है। राज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा ही चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य के बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। अब स्वतंत्रता क्या है, भारतवर्ष में सारे नागरिक सभी स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी भी तरह से बंधुता या मजबूर करके उन्हें उनकी स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। तो स्वतंत्रता का यहाँ जो मतलब है, स्वतंत्रता मतलब हो गया मजबूरी में या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण हर जगहों से मुक्त और स्वतंत्र होगा। कौन होगा, भारत के नागरिक। भाईचारा, समाज में बंधुत्व की भावना लोगों के बीच में भाईचारा को बढ़ावा देती है। तो ये हमारा संविधान की प्रस्तावना आपके बीच में हमने रखा और हमने इसे बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया होगा कि प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको सब प्रोवाइड कराएंगे एक वीडियो में, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यह पूरा वीडियो संविधान की प्रस्तावना पे जो बेस्ड है आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप 1 बार 2 बार देखिएगा और इस वीडियो में जो भाषाएं जो थोड़ा टफ लैंग्वेज है, जो थोड़ी टफ भाषा है, उसे आप 1-2 बार गौर कीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना को ही अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से संविधान की प्रस्तावना की एक बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जय हिंद।